हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल एसएससी लवर में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक आर्य समाज। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हमने कल पढ़ा था। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब कि ब्रह्म समाज की स्थापना, और मतलब हमने समझाया था कि किस तरीके से हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, और उससे पहले एंशियन हिस्ट्री थी। तो हमने पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा हमने वो डिस्कस करेंगे। तो इसकी मैंने PDF लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और पिछली वीडियो बनाई थी उसमें भी दे दी थी। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो फर्स्ट वीडियो को भी देखें और इसको भी देखें। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्य समाज। आर्य समाज क्या था? आर्य समाज की स्थापना जो थी वो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में की थी। ठीक, लेकिन आर्य समाज की स्थापना की गई थी? आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी वो हिंदू धर्म के उत्थान के लिए की गई थी। और आर्य समाज के जो लोग थे वो वैदिक संस्कृति पर विश्वास रखते थे। ये मूर्ति पूजा और बलि इन सब पर मतलब विश्वास नहीं रखते थे। इनका तिरस्कार करते थे। मतलब किस पर विश्वास रखते थे आर्य समाज के लोग? वैदिक संस्कृति पर। ठीक, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद के द्वारा की गई, ये आपको पता लगा। लेकिन इनका जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इनका वास्तविक नाम जो था वो मूल शंकर था। ठीक, पहले क्या था? मूल शंकर था। और इन्हें जो दयानंद सरस्वती का नाम दिया गया था वो स्वामी पूर्णानंद के द्वारा दिया गया था। और इनके गुरु जो थे गिरिजानंद दंडी थे। ध्यान से सुनिएगा, इनके गुरु गिरिजानंद दंडी थे और इन्हें जो नाम दिया था वो स्वामी पूर्णानंद ने दिया था। आपको दो नाम याद रखने हैं, स्वामी पूर्णानंद और स्वामी गिरिजानंद दंडी। ठीक है, तो आपको ये कैसे याद रखना है कि इनको नाम देने वाले कौन से थे और इनके गुरु कौन से थे। तो एक बात आप मान के चलिए कि जब स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम क्या नहीं था? स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं था, यानी मूल शंकर था। ठीक, तब इनका नाम आधा अधूरा सा, हम मान के चलते हैं आधा अधूरा सा था। उसके बाद जब इनको नाम दे दिया गया तो ये नाम क्या हो गया? पूर्ण हो गया। यानी पूर्ण मतलब कंप्लीट हो गया, यानी पूर्ण हो गया। तो इनका नाम जिसने पूर्ण किया वो कौन था? पूर्णानंद। बस हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व, कन्फ्यूज़न दूर। यानी कि किसने नाम दिया? स्वामी पूर्णानंद। नाम दो याद रखने हैं, बीजानंद और पूर्णानंद। तो नाम देने वाले पूर्णानंद, क्योंकि इन्होंने ही नाम इनका पूर्ण किया था। ठीक है, मतलब याद करने के लिए ये बताया। ठीक, इनके गुरु का नाम बीजानंद दंडी था। ये वेदों पर पूर्ण विश्वास रखते थे। स्वामी जो विवेकानंद थे वो वेदों पर पूर्ण विश्वास रखते थे। इनका कथन था वेदों की ओर लौटो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो आर्य समाज के लोग थे वो वैदिक संस्कृति पर विश्वास रखते थे। इनके द्वारा जो था शूद्र और स्त्रियों को भी वेद पढ़ने की इजाज़त दे दी गई थी। ठीक, वैदिक संस्कृति पर विश्वास रखते थे और मूर्ति पूजा और बलि इन सब पर ये विश्वास नहीं करते थे, इनका तिरस्कार करते थे। दयानंद सरस्वती के द्वारा भारत भारतीयों का है नारा दिया गया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत भारतीयों का है नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने 1879 में संस्कृत भाषा में सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक लिखी। बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, स्वामी दयानंद की है। इन्होंने लिखी कब थी? 1879। याद करने के लिए डेट याद कैसे करेंगे? 1875 में आर्य समाज की स्थापना की इन्होंने। ठीक, आर्य समाज की स्थापना करने के 4 साल बाद, यानी 4 ईयर आफ्टर 4 ईयर, याद रखना आपको, आफ्टर 4 ईयर इन्होंने एक बुक लिखी थी। इस तरीके से आप याद जल्दी रख पाओगे, क्योंकि 4 साल बाद यानी जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्य समाज है उसके अगर 4 साल और ऐड कर दें तो इनकी बुक लिखी जाएगी। ठीक है, और वैसे 1879 आप याद रखोगे, 1879 तो शायद हो सकता है भूल जाओ, लेकिन अगर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एस्टेब्लिशमेंट कब है इसका, अगर ये याद हो गया उसके बाद इसमें 4 साल जोड़ दोगे तो इनकी बुक का नाम भी, बुक की डेट भी याद हो जाएगी। ठीक, इन्होंने हिंदू धर्म के उत्थान के लिए शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी। जैसा कि मैंने बताया था, आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो हिंदू धर्म के उत्थान के लिए हुई थी। अब इन्होंने क्या हुआ था? शुद्धि आंदोलन क्या था? मतलब जो हिंदू लोग थे, हिंदू धर्म को अपनाने वाले लोग थे पहले, उन्होंने किसी कारणवश या कैसे भी हिंदू धर्म को छोड़ दिया था, तो उसको प्रेरित करने के लिए इन्होंने एक शुद्धि आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो इन्होंने हिंदू धर्म के उत्थान के लिए शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी। आर्य समाज के द्वारा DAV स्कूल की स्थापना की गई। DAV मतलब होता है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल।
ठीक, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की गई, किसके द्वारा? आर्य समाज के द्वारा। 1 जून 1886 को पहला डीएवी स्कूल जो था वो लाहौर में स्वामी दयानंद के द्वारा मतलब कि स्थापित किया गया था। पहला डीएवी स्कूल 1 जून 1886 को लाहौर में स्वामी दयानंद के द्वारा स्थापित किया गया था। स्वामी श्रद्धानंद स्वामी दयानंद के अनुयायी थे, यानी इनके शिष्य थे। किसके शिष्य थे? स्वामी दयानंद के। कौन? स्वामी श्रद्धानंद। श्रद्धानंद के द्वारा 1902 में हरिद्वार गुरुकुल की स्थापना की गई थी। देखिए, मैं ये नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं, आप इनको पढ़िएगा। ऐसा नहीं है, वीडियो भी देखिएगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे जब तक नोट्स को समझना आसान नहीं है। ठीक, अगर नोट्स आपने एक बार वीडियो के थ्रू समझ लिए तो उसके बाद आप आसानी से इनको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आपके समझ में भी आएंगे। और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, और मैं इसके साथ साथ इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो भी देता जाता हूँ, यानी जो मुझे लगता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी और जो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद हो सके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ। ठीक है, तो स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा 1902 में हरिद्वार गुरुकुल की स्थापना की गई। इसे गुरुकुल कांगड़ी के नाम से जाना गया। ठीक, यानी आर्य समाज के बारे में हम इतना ही जानेंगे, इतनी ही नॉलेज काफ़ी है। इम्पोर्टेंट चीज़ें कुछ थी इसमें, जैसे कि हमने बताया कि इनका जो नारा था कौन सा? वेदों की ओर लौटो, एक ये था, कथन था इनका। और इनकी एक बुक थी 1889 में, मैंने बताया एस्टेब्लिशमेंट के 4 ईयर बाद लिखी गई थी, आफ्टर 4 ईयर, सत्यार्थ प्रकाश, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। इनके जो गुरु थे वो बीरजानंद दंडी, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और जो इनको नाम दिया गया था, नाम कितने दिया? पूर्णानंद ने। मैंने बताया कैसे याद करना है आपको। ठीक, तो आई होप, उम्मीद करता हूँ मैं आपसे कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम जो अब डिस्कस करेंगे वो है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो थी 1897 में की गई थी। ये भी हिंदू धर्म से रिलेटेड था, हिंदू धर्म के उत्थान के लिए ही किया गया था। लेकिन एक बात याद रखनी है आपको, रामकृष्ण मिशन ये जो है नाम, पहले तो देखिए इसकी स्थापना की गई थी 1897 में, और किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अब याद कैसे रखोगे आप? जो रामकृष्ण मिशन है ना, वो स्वामी विवेकानंद के नाम के आधार पर है, यानी स्वामी विवेकानंद के गुरु के नाम के आधार पर। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। ठीक, तो इनके गुरु का नाम आपको याद रखने की कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो कि रामकृष्ण मिशन जो मिशन हैगा वो किसके नाम के आधार पर है? स्वामी विवेकानंद के गुरु के नाम पर। तो 1897 में कलकत्ता के बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। अभी बताया मैंने आपको कि इनके गुरु के नाम के आधार पर ही है रामकृष्ण मिशन। इनका वास्तविक नाम, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। थोड़ा इसमें ये हल्का दिख रहा है, ठीक, तो ध्यान से पढ़ लेना। नरेंद्र नाथ दत्त। याद कैसे रखोगे? नरेंद्र मोदी से कर लीजिए, मोदी जी का नाम ले लीजिए, विवेकानंद का नाम, बचपन का नाम याद हो जाएगा। ठीक है, और उन्हें 1893 ईस्वी में खेतड़ी राजस्थान के शासक अजीत सिंह के द्वारा विवेकानंद नाम दिया गया था। यानी 1897 में जो था इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, उसके 4 साल पहले 1893 में खेतड़ी राजस्थान के एक शासक थे, हुआ करते थे अजीत सिंह, उनके द्वारा विवेकानंद नाम दिया गया था इन्हें। तो अभी हमने जो लास्ट वाला डिस्कस किया था, इसको लिंक कर अगर याद करें आप तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि जो स्वामी दयानंद को और स्वामी विवेकानंद को आप रिलेट कर दें थोड़ा सा, यानी उनको जो उनके गुरु थे या उनको जो नाम दिया गया था वो किसने दिया था और इनको किसने नाम दिया गया था, इनके गुरु कौन थे। तो अगर आप चीज़ों को लिंक कर लोगे ना तो आपको इनमें कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कौन से किसके गुरु थे, क्या था। ठीक है, तो अपने हिसाब से जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। वैसे मैं लिंक कराता हुआ चल रहा हूँ। ठीक, खेतड़ी जो है ये एक एडिशनल पॉइंट है इसमें। खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। ठीक, खेतड़ी राजस्थान के शासक अजीत सिंह के द्वारा विवेकानंद नाम दिया गया था।
ठीक है, स्वामी विवेकानंद को। इसलिए हमने खेतड़ी की बात आई तो खेतड़ी मतलब क्या है, तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में 1893 में प्रथम धर्म संसद में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। जब क्या हुआ था, ये अमेरिका के जब शिकागो में गए थे तब इनको वहाँ एंटर भी करने नहीं दिया जा रहा था। इनके बारे में जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे इस मैटर पर, तो इनको वहाँ एंटर भी नहीं करने दिया जा रहा था। लेकिन बाद में किसी तरीके से ये वहाँ रहे, फिर किसी तरीके से ये घुसे वहाँ पर। तो फिर इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने वहाँ स्पीच भी दिया। तो इन्होंने जब स्पीच दिया तो लोगों को अच्छा स्पीच लगा, और इनका स्पीच जो था वो लगातार 7 दिनों तक चला। और इनका स्पीच यहाँ लिखा है, वहाँ उन्होंने शून्य पर 7 दिनों तक भाषण दिया। इसका मतलब है उनका जो स्पीच था वो शून्य से मतलब है कि टॉपिक चेंज, यानी कोई एग्जैक्ट टॉपिक नहीं था किस टॉपिक पर उन्होंने स्पीच दिया, उनका जो टॉपिक था वो चेंज था। ठीक है, यानी और इनका जो स्पीच था वो हिंदू धर्म से रिलेटेड था, ये भी याद रखने वाली बात है। इनका टॉपिक जो था हिंदू धर्म से रिलेटेड था। अब इन्होंने स्पीच दिया तो वहाँ के लोगों को इनका स्पीच अच्छा भी लगा, और इसको देखते हुए वहाँ की एक महिला हुआ करती थी, आयरलैंड की एक महिला थी, मिस मार्गरेट नोबल। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मिस मार्गरेट नोबल आयरलैंड की एक ईसाई महिला थी। उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया और वह विवेकानंद की शिष्या हो गई। और मिस मार्गरेट नोबल को रविंद्रनाथ टैगोर ने सिस्टर निवेदिता कहा। सिस्टर निवेदिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिस मार्गरेट नोबल आयरलैंड की एक ईसाई महिला थी। ठीक, इनको सिस्टर निवेदिता किसने कहा, तो रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखना। विवेकानंद ने अंग्रेजी में एक पुस्तक जिसका नाम था वेदांत लिखी थी। विवेकानंद ने अंग्रेजी में एक वेदांत नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक, तो आप दोस्तों इस पीडीएफ को ध्यान से समझिएगा, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको। अगर लग रहा है आपको मेरी स्पीड थोड़ी स्लो है या थोड़ी तेज़ है, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कैसे स्पीड इंक्रीज़ करें, कैसे डिक्रीज़ करें, कैसे वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज़ करें, कैसे डिक्रीज़ करें। ठीक है, तो ये सारी कुछ मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो के बिल्कुल लास्ट में। ठीक, आप जब पहली वाली वो जो मैंने इससे पहले वीडियो डाली थी, पहली वाली वीडियो में, उसमें पड़ा हुआ है वीडियो नंबर 1। ठीक, जब उसमें आप ओपन करोगे तो पूरी वीडियो स्किप कर देना और लास्ट में जाना, वहाँ आपको डिटेल मालूम पड़ जाएगी कैसे करके मतलब स्पीड को बढ़ाना है या डिक्रीज़ करना है। बहुत से लोग जानते भी होंगे। तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। और ये बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं, इनसे ही लगभग 90+ ही मानकर चलिएगा कि आप एनालिसिस भी कर सकते हैं। जितने भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के, उसमें से लगभग इस नोट्स में 90+% से मिल जाएंगे क्वेश्चन आपको, 90+%। ठीक, तो याद कर लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। इस लॉकडाउन में इस हिस्ट्री के नोट्स का भरपूर आनंद लीजिएगा। तो प्रभुत्व भारत यहाँ आते हैं हमारे यहाँ हो गया पॉइंट ये, विवेकानंद ने अंग्रेजी में वेदांत नामक पुस्तक लिखी थी। प्रभुत्व भारत और उद्बोधना 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन बंगाली और अंग्रेजी में किया। विवेकानंद मूर्ति पूजा के समर्थक थे। थोड़ा सा मूर्ति पूजा ये दिख नहीं रहा होगा आपको। ठीक है, विवेकानंद मूर्ति पूजा के समर्थक थे। अब बताइए आप, स्वामी दयानंद किसके समर्थक थे? स्वामी दयानंद क्या मूर्ति पूजा के समर्थक थे? इन्हीं चीज़ों पे गौर करने की बात होती है। नहीं, वो वैदिक संस्कृति में विश्वास रखते थे, मैंने आपको बताया। और आर्य समाज के लोग मूर्ति पूजा और बलि और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी, उन पर ये विश्वास नहीं रखते थे, उनका तिरस्कार करते थे। विवेकानंद का कथन था, जीव ही शिव है। जीव ही शिव है, किसका कथन था? विवेकानंद का। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद आते हैं हम थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875। 1 मिनट, थोड़ा धुंधला दिख रहा है, ऐसा लग रहा है मुझको, फील हो रहा है। इसका नेट खोल देता हूँ मैं।
थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875। इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में रूस की एक महिला मैडम ब्लावत्स्की और अमेरिकी कर्नल अल्कोट के द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सभी धार्मिक बुराइयों एवं अंधविश्वासों का विरोध करना तथा वैज्ञानिक चिंतन, ध्यान व भाईचारे पर जोर देना था। इसका मुख्यालय भारत में 1882 में चेन्नई के अड्यार में बनाया गया। अब चेन्नई के अड्यार में बनाया गया 1882 में। याद रखना, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय। एनी बेसेंट जो थी 1893 में आयरलैंड से भारत आई थी। उन्होंने यहाँ आकर थियोसॉफिकल सोसाइटी आंदोलन का नेतृत्व करना शुरू किया। याद रखना है, ये 1893 में आयरलैंड से भारत आई और यहाँ आकर उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व शुरू किया और इन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया था। यहाँ आकर इन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया था। एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में हिंदू स्कूल की स्थापना की, यानी 93 में आई और 98 में इन्होंने हिंदू स्कूल की स्थापना, यानी आने के 5 साल बाद। इस तरीके से याद रखिएगा, आने की डेट याद रखिए, फिर उसके बाद 5 साल और ऐड कर दीजिएगा। इन्होंने एक हिंदू स्कूल की स्थापना कर दी थी। इसी विद्यालय को 1916 में BHU के नाम से जाना गया, महामना मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है, याद रखना, 1916 में महामना मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के रूप में स्थापित कर दिया गया। और महामना मदन मोहन मालवीय ऐसे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने भारत में इंजीनियरिंग की स्थापना की। यानी अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, यानी फर्स्ट इंडियन का नाम बताइए जो इंजीनियरिंग की स्थापना जिसने की थी, तो कौन थे वो? महामना मदन मोहन मालवीय। ठीक है, इनको महामना की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि महामना की उपाधि किसको दी गई है? मदन मोहन मालवीय। ऐसे ही पूरा नाम याद रखिएगा, महामना मदन मोहन मालवीय, यानी महामना की उपाधि किसे दी गई है? मदन मोहन मालवीय को। और फिर दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि महामना की उपाधि किसके द्वारा दी गई है? तो किसके द्वारा दी गई है? महात्मा गांधी के द्वारा। एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में भारत में होम रूल मूवमेंट शुरू किया था। एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में। एक पॉइंट यहाँ से ये निकलता है कि होम रूल मूवमेंट जो था वो बाल गंगाधर तिलक उन्होंने भी किया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने पहले किया था या एनी बेसेंट ने? तो देखिए भाई, हम इंडियन हैं और बाल गंगाधर तिलक जो थे वो भी इंडियन थे, तो सबसे पहले हम उन्हीं को प्रेफर करेंगे। तो याद रखने के लिए याद कीजिएगा, सबसे पहले प्रेफर किसको करेंगे हम? बाल गंगाधर तिलक को, ना कि एनी बेसेंट को। ठीक है, तो इन्होंने ही सबसे पहले, यानी इन्होंने भी 1916 में किया था, लेकिन इन्होंने अप्रैल, यानी बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में किया था और इन्होंने सितंबर 1916 में किया था। याद रखने के लिए बता रहा हूँ, सबसे पहले किसने किया? क्योंकि हम इंडियन हैं तो इंडिया वालों को ज़्यादा पहले प्रेफर करेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916, यानी पहले बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और इन्होंने कहाँ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में किया था, जबकि इन्होंने अड्यार में किया था। सितंबर 1916 में अड्यार में किया गया था। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, होम रूल मूवमेंट का जो उद्देश्य था, वो भारत में अंग्रेजी शासन के अधीन रहकर राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना था। यानी अंग्रेजी शासन के अधीन रहकर राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना, ठीक, इसका जो था मुख्य उद्देश्य था। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अड्यार में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। यानी अगर कोई फर्स्ट वुमेन, INC की कोई फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी तो वो थी एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट यानी कि INC की पहली अध्यक्ष, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली अध्यक्ष महिला थी। और इनसे पहले, वो बाद में डिस्कस करेंगे, इनसे पहले 1916 में, ठीक, लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था। वो आगे जब पॉइंट आगा तो क्लियर करेंगे उसको।
एनी बेसेंट ने 1931 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन, आपको याद होगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, 31, 32 कुल मिलाकर 3 हुए थे, 1930, 31, 32। तो एनी बेसेंट भी उन महिलाओं में से एक हैं जिसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी 1931 में लंदन में भाग लिया था। किसके रूप में? एक भारतीय महिला नेता के रूप में। और जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात आती है यानी गोलमेज सम्मेलन 1931 का, तो एक यहाँ पर पैक्ट हुआ था इस दौरान, गांधी इरविन पैक्ट। किसके मध्य हुआ था ये? 1931 में हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। ये गांधी जी और लॉर्ड इरविन का शासनकाल कितना है? 1926 से 31 ईस्वी। तो इन दोनों के बीच हुआ था। क्या हुआ था इस पैक्ट में? इस पैक्ट के तहत हुआ था कि गांधी जी जो थे वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए मतलब कि मान गए थे। इन्होंने फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लिया था। और गांधी जी जिस जहाज़ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे उसका नाम था केपी राजपूताना। ठीक, क्या था? केपी राजपूताना। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड जो क्वेरी थी मैंने आपको शेयर की। उसके बाद हमारा पॉइंट है, एनी बेसेंट ने एक प्रसिद्ध पुस्तक वेकअप इंडिया लिखी। उन्होंने 1914 से 1915 में 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। एक था कॉमनवेल्थ तथा दूसरा था न्यू इंडिया। याद रखना डेट 1914 से 1915 यानी 1-2 साल पहले। कब? होम रूल मूवमेंट से 1-2 साल पहले 2 समाचार पत्रों का इन्होंने प्रकाशन किया था और एक बुक लिखी थी वेकअप इंडिया। अब बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तिलक को इतिहासकार वैलेंटाइन चिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये थोड़े गर्म स्वभाव के थे। आपको मालूम भी होगा बाल गंगाधर तिलक जो थे वो गर्म दल के नेता भी थे, गर्म स्वभाव के थे और गर्म दल के नेता भी थे। इसीलिए यही रीज़न था इनको आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष भी नहीं बनाया गया था। ठीक है, तो इसीलिए वैलेंटाइन चिरोल ने भारतीय अशांति का इनको जनक कहा। तिलक को 1916 ईस्वी में होम रूल मूवमेंट के दौरान लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। 1916 के दौरान यानी होम रूल मूवमेंट के दौरान इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई? तो बाल गंगाधर तिलक। और कब दी गई? तो होम रूल मूवमेंट के दौरान 1916 में। चीज़ों को लिंक करके पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा और समझिए में भी आएगा और याद भी रहेगा। ठीक, तिलक ने अप्रैल 1916, जैसा कि मैंने अभी बताया था, सितंबर 1916 में जो स्थापना की गई थी होम रूल मूवमेंट की वो एनी बेसेंट ने की थी। जबकि अप्रैल 1916 में पुणे में किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। मैंने बताया था इंडियन को हम पहले प्रीफर करेंगे, इसलिए पहले किसने की थी याद करने के लिए बताया था, ऐसे ट्रिक मैंने। तो याद करने के लिए यानी इंडियन को पहले प्रीफर करेंगे तो सबसे पहले होम रूल मूवमेंट की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक में से किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। कब की थी? अप्रैल, और उन्होंने सितंबर। होम रूल मूवमेंट जो था इसका अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तिलक ने जोसेफ बैप्टिस्टा को होम रूल लीग का अध्यक्ष बनाया था। इन्होंने 1916 ईस्वी में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में कहा था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। कब कहा था? 1916 में। और किस दौरान? लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन। इस समय 1916 में मैं इसी वाले की बात कर रहा था। 1916 यानी 1917 से 1900 पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी की बात कर रहा था उस वक्त। तो इस दौरान जो अध्यक्ष थे वो अंबिका चरण थे, अंबिका चरण मजूमदार। 1916 में जो आईएनसी के अध्यक्ष थे, आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। इससे 1-2 पॉइंट और भी इम्पोर्टेंट बनते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या बनते हैं कि लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, इसको लखनऊ समझौता भी कहा था हमने। क्या कहा था? लखनऊ
समझौता। वो क्यों कहा था? क्योंकि इस दौरान मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जो था आईएनसी को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया गया था। और इसी दौरान गरम दल और नरम दल, ठीक है, दोनों बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। इस दौरान इन्होंने क्या कहा था? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। और इसी दौरान की बात है, इसको लखनऊ समझौता क्यों कहा गया था? क्योंकि इस दौरान मुस्लिम लीग ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आईएनसी को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया गया था। और इसी दौरान गरम दल और नरम दल, ये दो दल थे आईएनसी में, मतलब कि फिर से एक हो गए थे। और किसकी कोशिश से? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की कोशिश से फिर से एक हो गए थे। लेकिन ये अब बात आती है, जब एक हुए थे गरम दल और नरम दल, तो ये अलग कब हुए होंगे? तो हम डिस्कस करेंगे वैसे इस टॉपिक को पूरे ही। आईएनसी का जो सेशन है, आईएनसी के ऊपर जो टॉपिक है, पूरा एक टॉपिक है बना हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें ही डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जब बात आती है यहाँ पर, तो ये अलग हुए थे 1907 में। अब मैं इसको याद करने की एक ट्रिक बताऊँगा। 1907 में क्या हुआ था? ये रास बिहारी बोस जो थे उस टाइम अध्यक्ष थे आईएनसी के, रास बिहारी बोस, और सूरत जो था प्लेस था जहाँ पर ये सेशन हुआ था। तो उस दौरान ही मतलब ये दोनों गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गए थे। लेकिन एक याद करने की चीज़ ये है इसमें, 1907 में मैंने याद करने का एक ट्रिक बनाई थी इसको, कैसे इसको याद रखें। 1907 में क्या हुआ था? रास बिहारी बोस को, जो बोस थे, बिहारी बोस थे, उनको रास नहीं आई थी। क्या? सूरत रास नहीं आई। तो क्या हुआ? गरम दल और नरम दल दोनों बट गए अलग अलग। सूरत रास नहीं आई मतलब सूरत उसका प्लेस था, रास नहीं आई मतलब रास बिहारी बोस 1907 में। तो इस तरीके से आप याद कीजिएगा। तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तिलक कांग्रेस में गरम दल के नेता थे, जैसा कि मैंने बताया आपको, ये पता ही है, इसलिए इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया जा सका। तिलक ने अंग्रेजी में आर्कटिक होम ऑफ वेदास एक बुक लिखी थी। 1908 में उन्होंने बर्मा के मेडले जेल में गीता रहस्यमय नामक एक पुस्तक लिखी। गीता का हिंदी में सबसे पहले अनुवाद तिलक ने किया था, जबकि सबसे पहले 1784 में गीता का सबसे पहले अनुवाद चार्ल्स विल्किम ने किया था। लेकिन ये अंग्रेजी में किया गया था। और हमने बात की है किसकी? हिंदी वाले की। तो हिंदी में किसने किया था? तिलक ने किया था सबसे पहले। और वैसे अगर बात करें तो 1784 में सबसे पहले चार्ल्स विल्किम ने किया था। तिलक ने 1881 में 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन, केसरी मराठी भाषा में तथा मराठा अंग्रेजी में। इसमें कन्फ्यूज़ न होइएगा कि मराठा मराठी भाषा होता नहीं, मराठा जो समाचार पत्र है वो अंग्रेजी भाषा में है और जो केसरी है वो मराठी भाषा में है। तिलक ने महाराष्ट्र में 2 त्यौहार शुरू किए थे, एक गणपति उत्सव 1893 में और एक शिवाजी उत्सव 1895 में। याद कैसे रखना है? क्रम से याद रखिएगा, 1893 और 95, ठीक है। गढ़ जो है किसका? शिवाजी का, यानी गढ़ शिवाजी का। तो पहले गढ़ लाइए, बाद में शिवाजी, ठीक। तो पहले क्या हुआ? गणपति उत्सव 1893 और बाद में क्या हुआ? शिवाजी उत्सव 1895। तो हमने ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं प्रार्थना समाज 1867। ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, हो जाएगा क्लियर। मैं आपको जब तक पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। शायद इसको पीडीएफ बनाने में दिक्कत हुई थोड़ी। तो प्रार्थना समाज जो था 1867, इसकी स्थापना पंडित आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 ईस्वी में बम्बई में केशव चंद्र सेन के मार्गदर्शन में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बाल विवाह, छुआछूत का विरोध करना एवं अंतर्जातीय विवाह का समर्थन करना। महादेव गोविंद रानाडे को प्रार्थना समाज का मुख्य संस्थापक कहा गया। किसको कहा गया? महादेव गोविंद रानाडे। और रानाडे जो थे वो पुणे की अदालत में न्यायाधीश के पद पर थे। उन्होंने 1864 ईस्वी में सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। 1864 में सोशल
कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। उन्होंने 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। किसकी स्थापना की? पूना सार्वजनिक सभा। रानाडे जो थे वो ए.ओ. ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन वहाँ भी हमने बाल गंगाधर तिलक के बारे में डिस्कस किया था, काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन अगर हम एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं वहाँ कि गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे, तो वो थे रानाडे। यानी हम रानाडे को ए.ओ. ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक, इन तीनों के गुरु थे रानाडे। रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया। सुकरात कौन था? एक ग्रीक फिलोसफर था। सोक्रेट्स वाज एक ग्रीक फिलोसफर। आपने एक लेसन भी पढ़ा होगा इंग्लिश में, ठीक। सुकरात कौन था? प्लूटो का गुरु था, एक ग्रीक फिलोसफर था और ये प्लूटो का गुरु था। और प्लूटो कौन था? अरस्तु का गुरु था, ठीक। अरस्तु जो था वो सिकंदर का गुरु था। यह पॉइंट जो है स्किप हो गया है स्टार की जगह, ये लाइन जो स्किप हो गई है, डिस्कस किया था, अभी थोड़ा सा बीच में यार डिस्टर्बेंस हो गया, उसकी वजह से ये गड़बड़ हो गया। तो बात करते हैं अब सिकंदर। सिकंदर मकदूनिया का शासक था। अरस्तु को जीव विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान और जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान का जनक कहा गया। अरस्तु ने पॉलिटिक्स नामक एक पुस्तक लिखी। इन्होंने ही पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है, और इन्होंने ये भी कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सिकंदर ने खुद को विश्व, अब सिकंदर के बारे में हमने डिस्कशन किया था यहाँ पर, तो सिकंदर के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, सुना भी होगा, तो थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं इनके बारे में। सिकंदर ने खुद को विश्व विजेता कहा। सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण कर पंजाब के शासक पोरस को झेलम की लड़ाई या बितश्ता या हाइडिस्पीस की लड़ाई में हरा दिया था। 326 ईस्वी पूर्व यानी 326 बीसी में, ठीक है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में ईरान के बेबीलोन में हुई थी। अब इसके लिए हम एक ट्रिक सेट करते हैं, MBA। इसके जन्म, इसकी मृत्यु और इसको दफनाने को लेकर एक ट्रिक हमने सेट की है, MBA। यानी जन्म कहाँ हुआ? मैसिडोनिया, M मतलब मैसिडोनिया, और ये है कहाँ? यूरोप। और इसकी मृत्यु कहाँ हुई? बेबीलोन यानी एशिया, ठीक है। और ये दफनाया कहाँ गया? अलेक्जेंडरिया यानी अफ्रीका में इसको दफनाया गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और इसकी जो PDF लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।